BA तृतीय वर्ष, पेपर प्रथम, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति के बारे में आज हम समझेंगे। तुलना करना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यही तुलना हमें अच्छा बुरा और सुख दुख का भेद कराती है। लोक प्रशासन विषय में तुलनात्मक अध्ययन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है, सिमट रही है और वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान और मानव कल्याण के नए नए क्षितिज और चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। प्रत्येक युग में प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी प्रकार की शासन सत्ता हमेशा विद्यमान रही है। वर्तमान में सभी देशों में शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था अपने ऐतिहासिक संदर्भों, सामाजिक आर्थिक परिवेश, जन इच्छा, राजनीतिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होती रही है। आज हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाओं के साथ ही लोक प्रशासन के अर्थ को समझेंगे। मानव स्वभाव से ही तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। तुलना करने की उसकी ये नेचुरल चीज़ है। लोक प्रशासन क्योंकि वर्तमान सभ्यता संस्कृति का केंद्र बिंदु बन चुका है, इसीलिए मानव समाज की प्रत्येक गतिविधि इसे किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। लोक प्रशासन न केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है, बल्कि स्वयं लोक प्रशासन अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययनों की अनुशंसा की है और ये कहा है कि नई चुनौतियां का सामना हम तुलनात्मक लोक प्रशासन से ही कर सकते हैं। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में हुए अनुसंधानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी सामाजिक विज्ञान मानव स्वभाव और समाज से ही संबंधित होते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ में सबसे प्रमुख नाम आता है निम्रोद राफेल का, जिसके अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का एक अध्ययन है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अनुसार विभिन्न संस्कृति और राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयुक्त हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत और सामग्री जिसके इनका विस्तार और परीक्षण किया जा सकता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक अंग है। F.W. रिक्स के अनुसार तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अनुभवमूलक और सिद्धांत निर्माण में सहायक अध्ययनों के लिए ही किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन आदर्शमूलक उपागम से अनुभव मूलक उपागम की ओर जाने, विशिष्टता से सामान्यता की ओर जाने और गैर परिस्थितिकी से परिस्थितिकी की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है। पीटर्स के अनुसार यदि प्रशासन को जांच का एक विशाल और सामान्य क्षेत्र समझा जाए, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन इसकी एक विशिष्ट शाखा है, जो प्रशासन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण को समझने में हमारी सहायता करता है। हारून ए खान के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन दूसरे देशों के लोक प्रशासन के अध्ययन को कहते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, जैसे यह ज्ञान की एक नई शाखा है, ये नूतन अवधारणा है, विशेषता के स्थान पर सामान्यीकरण की ओर जाने का प्रयास किया जाता है, इसमें परंपरागत सिद्धांतों के स्थान पर वैज्ञानिक विधि को अधिक बल दिया जाता है,
दो या दो से अधिक प्रशासनिक संगठन, देश और व्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण को ही हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा। अवधारणा हम किसी विचार या किसी वस्तु के सार से संबंधित सिद्धांत को कहते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की यह अवधारणा बहुत प्राचीन नहीं है। लोक प्रशासन विषय की शुरुआत स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन करना ही इसकी प्रमुख अवधारणा है। रॉबर्ट जैक्सन के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख 4 मान्यताएं हैं। पहला, प्रशासनिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी आती हैं जिनका व्यवस्थित विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है और उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, प्रशासन के क्षेत्र में जो पद्धतियां और कार्यप्रणालियां अपनाई जाती हैं उनका राष्ट्रों और संस्कृतियों के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा, विभिन्न राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अध्ययनों के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त होते हों उनका भी परीक्षण किया जा सकता है। चौथा, इन तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को हम विभिन्न स्तरों पर लागू कर सकते हैं जिसके आधार पर कुछ सामान्य नियम बनाए जा सकें। रॉबर्ट जैक्सन ने भी तुलनात्मक लोक प्रशासन की 4 प्रमुख मान्यताओं को बताया है। F.W. रिग्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्रम में 3 प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। आदर्श से अनुभव की ओर, अर्थात केवल सैद्धांतिक नियमों की व्याख्या करने या केवल आदर्शों की चर्चा करने के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जो वास्तव में हमारे सामने है। यहाँ पर क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। दूसरा, विशिष्टता से सामान्यता की ओर। रिग्स के अनुसार विशिष्टता अर्थात किसी एक संगठन, व्यक्ति या समाज के अध्ययन के बजाय उन तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जो सामान्यता और व्यापकता लिए होते हों। अर्थात विशिष्टता के स्थान पर सामान्यता तभी आ सकती है जबकि हम तुलनात्मक अध्ययनों पर बल दें। तीसरा, गैर परिस्थिति से परिस्थिति की ओर, अर्थात लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक पर्यावरण का भी गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है जो वर्तमान में तुलनात्मक लोक प्रशासन की मुख्य आवश्यकता माना जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को फेरल हेडी ने 4 रूपों में विभक्त किया है। सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति, विकासमान प्रकृति, सामान्य प्रणाली का प्रारूप और मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। तुलनात्मक लोक प्रशासन की इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं और संगठनों के बीच परस्पर तुलना करके उसको विश्लेषित करके निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रकृति रखता है। इसमें उन तथ्यों और समंकों को अधिक महत्व दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है तो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं। सामान्य प्रणाली के प्रारूप से तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही प्रशासन तंत्र संचालित होता है
अतः एक ऐसा मॉडल या प्रारूप निर्मित किया जाता है जो सामान्य रूप से समाज प्रशासन पर लागू किया जा सके। ये था लोक प्रशासन की अर्थ और उसकी प्रकृति। कल हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में समझेंगे और आगे का अध्ययन चालू रखेंगे।